कैसे हो आप लोग सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। एनसीईआरटी के बेस पर ही आधारित एक पीडीएफ है और यहाँ से सीटेट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज चलते हैं, अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर को हम पूरे साइंस को हम देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं। हालांकि ये जो साइंस का पोर्शन है एनसीईआरटी पर आधारित है, क्योंकि सीटेट का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे एनसीईआरटी पर आधारित बेस्ड ही बनते हैं। पहला है भोजन के रूप में पौधे के भाग और तंतु उत्पादन। इसमें यह बताया गया है कि कुछ भागों का अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और पत्तियों से हम उसके साग भी बनाते हैं। उसी प्रकार जैसे फूलों से मधुमक्खियाँ मकरंद मीठे रस को एकत्रित करती हैं और अपने छत्तों में भंडारित करती हैं और फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। ये सब जो एनसीईआरटी में लिखा गया है उसी के अनुसार देखेंगे और क्वेश्चन इसी बेस पर या एनसीईआरटी बेस पर ही बनते हैं। केले का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी जो है क्या उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण पर आधारित होते हैं। और पशु और भोजन को देखते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु और प्राणी दोनों पादप तथा प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। और जो अब अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्री, प्रत्येक व्यंजन का एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। और हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। पोषक तत्व कितने मतलब कौन कौन से आवश्यक हैं। कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा के लिए कौन सा चीज़ आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा जो है किसी की सुंदरता को मतलब जिसके अंदर जो सुंदरता है वसा ज़्यादा रहेगा वो अधिक सुंदर और सुडौल होगा। सुंदरता के लिए कौन सा चीज़ आवश्यक है, वसा आवश्यक है। अगर वसा शरीर में ना हो तो ठिचके फिचके की तरह सब लोग लगे रहते हैं। जैसे अगर छत में सीमेंट प्लास्टर ना किया गया हो तो ठिचके फिचके लगे रहते हैं, ठीक वैसे ही अगर मनुष्य में या जानवर में वसा ना पाया जाए तो वह भी जो है हड्डी लगी दिखेगी। यानी सुंदरता प्रदान करने का चीज़ कौन सा है, वसा है। और विटामिन सभी रोगों से लड़ने की क्षमता कौन सी देता है, तो विटामिन। और खनिज लवण शरीर की क्रियाओं को करने के लिए खनिज लवण अति आवश्यक है। अगर जिस चीज़ में ये सारे चीज़ मिलते हैं और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है और हमारे शरीर की जो आवश्यकता सभी को पूर्ण करती हैं, उसे हम कहते हैं पोषक कहते हैं, यानी पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें से किसी भी की कमी हो जाएगी, अधिक दिन तक कमी हो गया तो यह रोग का रूप ले लेता है और उसकी कमी से रोग होने लगते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे तुरंत ऊर्जा मिलती है और वसा से, जबकि कई दिन तक अगर बीमार हो गए, कुछ खा पी नहीं रहे हो, तब उसके बाद वह वसा काम करती है, एनर्जी देती है वसा। और कॉपर सल्फेट मिलियन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनता है, तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल दिया जाए तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट विलयन बन जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न दोनों पॉइंट बनते हैं, इसलिए उसको भी हमने देख लिया।
आगे है हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? तो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन हमारे प्रायः शरीर जो है भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। और कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अपूर्णता रोग होता है या कुपोषण का रोग होता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए से हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है और विटामिन सी से बहुत रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी प्राप्त करता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है, यानी चावल से कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ज़्यादा मिलते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश कहते हैं और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश इसलिए आवश्यक है, रुक्षांश एक होता आहारी रेशे। आहारी रेशे से वैसे तो डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता है, लेकिन भोजन में लेना या उसको सर्व करना अति आवश्यक है। कुछ चीज़ जैसे पानी होता, पानी से हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन पानी पीना अति आवश्यक है। उसी प्रकार आहारी रेशे हो गया, रुक्षांश हो गया, ये सभी जो है लेना अति आवश्यक है। इससे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को बाहर निकालने में ये सब मदद करते हैं। और क्योंकि पेट से ही सारे रोग की उत्पत्ति होती है, अगर पेट सही तो सब चीज़ सही। अगर पेट ही गड़बड़ हो गया, यानी पाचन क्रिया सही से नहीं होता है, तो वहाँ पे तब जो कई सारे रोग हो जाते हैं। अब आगे है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? तो कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो, ना ही आवश्यकता से कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा को रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हो उसमें रुक्षांश और जल भी होना अति आवश्यक है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार क्या है? जितनी मात्रा में जो आवश्यक हो वह उतनी मात्रा में मिल रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को एक प्रश्न ईवीएस में पूछा जाता है, सब्जियों को धोकर जो काटना चाहिए कि काट कर धोना चाहिए? तो धोकर तब काटना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद कुछ जो है तत्व विटामिन बाहर निकल जाते, पानी के साथ बह जाते हैं। आगे है चावल और सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा जो है सब्जियों, दालों को, चावलों को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए। और फलों फ्रूटों को अगर उसके छिलके सहित खाने वाला तो छिलके सहित जरूर खाना चाहिए। उससे जो आहारी रेशे या रुक्षांश प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति लाभकारी होते हैं। अगला है अभावजन्य रोग, यानी किसके अभावजन्य रोग क्या है? तो कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग
जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। पादपों में पोषण, अब आगे देखते हैं पादपों में पोषण कैसे होता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वयं पोषण कहलाती है। जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन है उन्हें विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी क्या है? तो जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन क्या है? विषमपोषी हैं। अब देखते हैं पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे जाइलम जो है जल को ले जाने का कार्य करता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन एवं खनिज पदार्थों को ले जाने का काम करता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, अगर प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। अतः सभी जीवों के लिए जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य सभी पूरे ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। कार्बन जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें CO2 गैस ली जाती है और O2 गैस जो है बाहर निकाली जाती हैं और जल लिया जाता है और उसके बाद पदार्थ जो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। और प्रकाश संश्लेषण अपक्रियम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स है। आगे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, अन्य प्रकार से कैसे पोषण होता है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषमपोषी मतलब जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, खुद भोजन वगैरह नहीं बनाते हैं। एक होता है अमरबेल। अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी जिस पर रहो उसी को चूसो। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वांछित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी क्या होता है? तो जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो और दूसरों के भोजन से ही अपना काम चलाता है और स्वयं कुछ नहीं करता, उसे हम परजीवी कहते हैं। और कुछ लोग घर में भी परजीवी होते हैं जो घर में कुछ नहीं करते हैं, एक लोग करते हैं, उन्हीं की बदौलत सब लोग खाते हैं। ऐसे कितने लोगों के घर में कोई ना कोई परजीवी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते तथा उन्हें पचा जाते हैं, जैसे नेपेंथिस पौधा हो गया, ये सब कीटों को। अब कीटों को खाते क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर ये जो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए कीटों को खा करके अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। आगे देखते हैं मृतजीवी। मृतजीवी क्या है? तो रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े यह जीव कवक या फंजाई होते हैं। जैसे सभी लोग पावरोटी खाते हो और पावरोटी जब 2-3 दिन रखने के बाद एक खराब हो जाती है तो उसमें क्या आ जाते हैं? फंजाई एवं कवक आ जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मृतजीवी। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार से होती है। ये मृत विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।
तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, कवक हो गए, फंजाई हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। कवक यानी फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। आगे पॉइंट है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से प्राप्त करते हैं, उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता करते हैं। जैसे अगर बगुला और भैंस, एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये किसके उदाहरण हैं? तो सहजीवी के उदाहरण हैं। एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। वहाँ पे क्या होता है? तो सहजीविता होता है। लाइकेन क्या कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, जिनमें एक शैवाल तथा दूसरा कवक होता है। कभी कभी पूछा जाता है लाइकेन किससे मिलकर बना, मतलब लाइकेन है क्या? तो शैवाल और कवक यानी दोनों का मिश्रण है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो लाइकेन में दो चीज़ होते हैं, शैवाल और कवक। शैवाल भोजन बनाता है, जबकि कवक पानी वानी देता है। अगला पॉइंट है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इस उपयोग का उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु में राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं। प्राणियों में पोषण, प्राणियों में पोषण पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तित करना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे मनुष्य जो भोजन खाता है तो पहले मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। भोजन दांत जो है भोजन को छोटा छोटा काटता है, जीभ से उसमें लार मिलाई जाती है, जिससे जो है भोजन को अंदर लिया जाता है और धीरे धीरे उसका पाचन किया जाता है। मानव में पाचन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा और यहाँ से जो 5-6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है और क्रम से भी याद रखना है। जैसे इस फिगर में आप सभी लोग देख सकते हो, मुख है और मुख गुहा, बाहर क्या है? मुख गुहा, और इसके अंदर जीभ होती है, यहाँ लार ग्रंथि भी पाई जाती है। कर्णपुर ग्रंथ के पास में ही लार ग्रंथि पाई है, जहाँ से लार जो है आती हैं और ग्रसिका द्वारा होते हुए भोजन क्या करता है? अमाशय में आता है। अमाशय में आने के बाद वहाँ से यकृत में से पित्ताशय रिलीज होता है और उसमें पित्त को मिलाया जाता है और पित्त को मिलाने से उसके बाद जो इसमें कीटाणु रोगाणु होते हैं सभी जो है ख़त्म हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके बाद भोजन नीचे आता है अग्न्याशय में ग्रहणी होते हुए, और उसके बाद बृहद्रांत और क्षुद्रांत के अंतर्गत होते हुए भोजन जो है धीरे धीरे मलाशय के रूप में अंदर जो पाचन होने पर उसके बाद स्वांगीकरण होता है
स्वांगीकरण क्या है? तो भोजन को से संबंधित सभी विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सब को अवशोषित कर लेना जो है क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। और पूरा होने के बाद फिर धीरे धीरे मल द्वारा यानी गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। अब इसमें हम देख लेते हैं मानव में पाचन जो है कितने से होता है। पहले मुख गुहिका यानी भोजन डायरेक्ट कहाँ जाएगा? मुंह में जाएगा। उसके बाद ग्रास नली होते हुए ग्रसिका में जाएगा। उसके बाद अमाशय में जाएगा। फिर उसके बाद क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। उसके बाद बृहद्रांत यानी बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा छठा मल द्वार अथवा गुदा यानी इस मल द्वार अथवा गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदलते हैं। आहार नाल संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र में कितने आते हैं? ये 6 पॉइंट आते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत, मलद्वार अथवा गुदा। अब मुख एवं मुख गुहिका। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। और प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में फंसा होता है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार को स्रावित करती है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदलती है। एक पॉइंट यही पूछा जाता है कि मंड को शर्करा के रूप में क्या बदलता है? तो लाला रस। लाला रस कहाँ से निकलता है? तो मुंह में जो है रस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वहाँ से लाला रस निकलता है। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ को बोलने के लिए, लार को मिलाने के लिए, भोजन को निगलने के लिए और स्वाद पाने के लिए स्वाद जो है नलिकाएं जीभ पर होती हैं, जिससे हमें स्वाद का भी पता चलता है। स्वाद जो जीभ का बहुत सारा कार्य है, उसको पिसवाने में, कुटवाने में, मरवाने में भी इसका ही हाथ है। जो सबसे लचम होता है, आरामदायक होता है, जो सबसे अच्छा होता है, वो सबसे परेशान करता है। अब भोजन में मुंह में सबसे नरम चीज़ क्या है? जीभ है, और सबको तुड़वा फुड़वा डालती है। और हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। और इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिसे हम अस्थायी दांत तो कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। अब दांत की बात करें तो ये 4 प्रकार से होते हैं: कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। अगर प्रश्न पूछेगा पूरे लाइफ में, जिंदगी में दांत कितने निकलते हैं, तो 52। और नवयुवक के व्यक्ति में कितने दांत होते हैं, तो 32। और बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो 22। दांत के प्रकार 4 हैं। कौन कौन सा? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आगे के जो दांत होते हैं उसे हम कहते हैं कृंतक। और काटने का काम कौन करता है? कृंतक। चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? रदनक। और उसको थोड़ा बहुत मिलाने का काम करता है अग्रचवर्णक। और बढ़िया से घिसने पीसने का काम करता है चवर्णक। आगे देखते हैं भोजन नली। दूसरा स्टेप में जो ग्रसिका या भोजन नली है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन किस विधि से भोजन नीचे जाते हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो संकुचन विधि से भोजन क्या होते हैं? नीचे की तरफ जाते हैं। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन यानी ढकार द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है।
भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। हिचकी आती, सब लोग कहते हैं अरे मुझे कोई याद कराए, तुम्हें याद को कोई नहीं करता है, वो गड़बड़ हो गया, भोजन को कहीं और जाना चाहिए, कहीं और चला गया, इसलिए हिचकी या खांसी आती है। और तीसरे स्टेप में अमाशय। भोजन जब अमाशय में पहुंचता है तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अमाशय भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना कैसी है? तो थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा जे के आकार, प्रश्न ये भी पूछा जाता है, जे आकार का कौन सा चीज है जो भोजन के पाचन में सहायक है? तो अमाशय। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अगर कहेगा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो अमाशय होता है। और जे आकार का क्या होता है? तो अमाशय होता है। जैसा कि यहाँ इस फिगर में आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे जो अमाशय है ये लगभग जे के आकार का है, इसलिए इसे जे के आकार का भी कहते हैं, और ये सबसे चौड़ा भी होता है। एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में यह क्या करता है? खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। अमाशय से कौन सा रस स्त्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और पाचक रस। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर HCl एक बहुत ज़बरदस्त जो है अम्ल होता है, इससे हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए अमाशय की दीवार से कौन सा एक जो है रस निकलता है? तो श्लेष्मल, जो हमारे जो है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। श्लेष्मल अमाशय के भीतर आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है खाने से रोग नहीं फैलता है, क्योंकि खाने में रोग, अमाशय में इतनी क्रियाएं होती हैं, इतने अम्ल जबरदस्त होते हैं कि सबको मार पीट के क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और वो जो भोजन के साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। आगे है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या है? तो क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से नाव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति मोटी, भित्ति से कुछ रस स्त्रावित होते हैं। क्षुद्रांत यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर यानी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्त्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है, उसे क्या करते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है वसा का पाचन क्या करता है? तो पित्त रस करता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एम्यूनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब किस में होता है? तो क्षुद्रांत में होता है। आगे है क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। आगे अब देखते हैं बृहद्रांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है
जिसे हम निष्कासन कहते हैं। खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे ना खाना खा रहे हों। वास्तव में वे पहले जो कुछ भी खाते हैं, घास वगैरह, वो सब पेट में जल्दी से निगलकर अमाशय के एक भाग में क्या कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। उसके बाद भाग रूमेन यानी प्रथम अमाशय यह कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। जैसा कि इस फिगर में आप सभी लोग देख सकते हो, अमाशय कितने भागों में बटा है, 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे मुख से अपना भोजन आहार लेता है और उसके बाद ग्रास नली द्वारा रूमेंट, इसलिए इसे रूमिनेंट भी कहते हैं। बड़ी आंत ऊपर है, छोटी आंत इधर साइड में है और उसके बाद रूमेन यहाँ पर है। जुगाली करते हुए पहले इकट्ठा भोजन को कर लेते, उसके बाद धीरे धीरे उस भोजन का पाचन करते हैं, मुंह में ले आते हैं और पाचन करते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन भोजन का किस में होता है, तो रूमेन में होता है, जिससे जुगाल या कड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिससे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा देखना होगा तो जिस दिन साग या साग पत्ती खाया जाए, उस दिन सुबह में जब फ्रेश होने जाओ तो देख लो उसमें जो है लेट्रिन का जो मल होता है उसका रंग अलग रहेगा। तो यानी उसमें जो है क्या होता है कि कुछ जानवर या मानव जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है उस मल का रंग जो है अलग होता है। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन को सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो कि मनुष्य के आहार नाल में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए सेलुलोज का पाचन जो है मनुष्य के आहार मनुष्य जो है नहीं कर पाता है। आगे देखते परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है, तो परिसंचरण तंत्र वह होता है, यानी देखो जो है संचरण, पूरे शरीर में ब्लड का किस प्रकार से प्रवाह होता है, उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। और जो इसमें तंत्र शामिल होते हैं वह परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इसमें देखेंगे परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, पहली बार तो विलियम हार्वे महोदय ने की थी। और ब्लड के जो ग्रुप होता है उसकी डिवाइड किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर महोदय ने किए। हालांकि परिसंचरण तंत्र में हम 3 चीज़ का अध्ययन करते हैं। पहला तो परिसंचरण के बारे में ही जानेंगे, दूसरा ब्लड के बारे में जानेंगे और तीसरा हृदय के बारे में जानेंगे, क्योंकि हृदय के द्वारा ही पंप किया जाता है ब्लड का और ब्लड पूरे शरीर में जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो ब्लड बना होता है मुख्यतः 2 प्रकार से बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिका। प्लाज्मा, पूरे ब्लड का प्लाज्मा कितना होता है, तो 55% और रक्त कणिका कितना होता है, तो 45% होता है। अगर वहीं देखेंगे जो है प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है, तो 90%। प्लाज्मा में कहेगा तो 90% पानी होता है और प्लाज्मा ब्लड में कितना होता है, तो 55% होता है। और जो रक्त कणिकाएं हैं वह कितने प्रकार से मिलकर बने होते थे, 3 प्रकार से मिलकर बने होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। जब HIV या एड्स हो जाता है तो WBC ही खत्म हो जाता है। तो अगर जैसे बाहरी आक्रमण कोई शत्रु करता है तो मस्तिष्क अरे उठ रहे भाई,
जो है देखो बाहरी आक्रमण आ गए, इसको बताओ। अब वो बेचारा मस्त है, HIV भी है रोग हुआ हो या एड्स हुआ हो, उसमें WBC क्या होता है, बिल्कुल सोए रहता मस्त रहता हो, वो जागता ही नहीं। इसलिए HIV या एड्स होने के बाद मनुष्य का बचना असंभव हो जाता है। अब देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, विलियम हार्वे महोदय ने की है। अगर बातें याद करना चाहो तो याद रखना कि परिवहन का कार्य कौन करता है शरीर में, तो ब्लड ही कहता है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा है कि भोजन का स्वांगीकरण, स्वांगीकरण में क्या होता है कि भोजन पचता है, उसके बाद सभी विटामिन, खनिज पदार्थ या लवण इन सभी को लेकर के ब्लड में मिला दिया जाता है और ब्लड पूरे शरीर तक जाता है। यानी वहन का कार्य कौन करता है, ब्लड ही करता है। अब देखते हैं रक्त क्या है। तो रक्त तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचित भोजन यानी क्षुदांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी उनका परिवहन करता है। और रक्त एक तरल पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। हालांकि अभी हमने पूरा अच्छी तरह से बताया कि रक्त जो है दो प्रकार से मिलकर बने होते हैं। रक्त हृदय से पूरे शरीर तक शरीर की ओर धमनी द्वारा जाता है और पूरे शरीर से रक्त हृदय की ओर कैसे आता है, तो सीरा द्वारा आता है। जबकि अगर वहीं पल्मोनरी शब्द जोड़ देंगे तो ये उल्टा कार्य करते हैं। यानी पल्मोनरी सीरा जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है और पल्मोनरी धमनी किसको ले जाता है, तो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। रक्त एक प्रकार की क्या है, तो कोशिकाएं हैं, जो अभी हमने बताया लाल रक्त कोशिकाएं। और लाल रक्त कोशिकाओं में एक चीज़ पाया जाता है जिसे कहते हैं HB यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा जो हीमोग्लोबिन की सहायता से ही O2 यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाया जाता है, ले जाया जाता है। और वहीं जो है CO2 यानी अशुद्ध रक्त को जो है सिराओं द्वारा हृदय की तरफ लाया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि महिलाओं में रक्त क्यों कम होता है। हालांकि सब लोग तो अगर शादीशुदा व्यक्ति से पूछोगे तो कहेंगे महिला पुरुषों का खून चूसने के लिए भगवान ने आधा मतलब थोड़ा कम खून दिया है ताकि अपने पतिदेव का खून को चूस सके। ये सब मिथ्या है। उनके अंदर इसलिए ब्लड की कमी होती है क्योंकि उनके अंदर आयरन कम पाया जाता है। जिसके अंदर आयरन कम होगा उसके अंदर ब्लड क्या होगा, कम होगा। और वहीं जैसे ब्लड की कमी ज़्यादा, आयरन की कमी किसको हो जाती है, महिलाओं को ज़्यादा इसलिए हो जाती है ब्लड की कमी। और अंततः सभी कोशिकाओं का तक परिवहन करता है। एक कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट कर WBC, हमने अभी बताया ना, ये तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करता है। और ब्लड में रक्त का थक्का अगर नहीं जमता है तो विटामिन K की कमी है। यानी अब पूरे शरीर में ब्लड का थक्का ना जमे तो इसलिए उसमें हिपैरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जिससे शरीर में रक्त को थक्का जमाने से क्या करता है, बचाता है। अगर वहीं बात करें तो बाहर अगर ब्लड निकल रहा है तो अगर ब्लड नहीं जमता है तो उससे ब्लड निकलने से मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ब्लड अगर बाहर निकलता है तो यानी उसको दबा दिया जाता है ताकि वह रक्त का थक्का जम जाए और ब्लड बाहर ना निकले। आगे देखते हैं रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ वही हमने जो बात की है, वाहिनी मतलब वाहन ले जाने वाला। धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, सिरा अशुद्ध रक्त को ले आता है। और हृदय की धड़कन देखो, प्रति मिनट स्पंदन की जो दर जो है, धड़कन कितनी तेजी से हो रही है उसको कहते हैं स्पंदन दर। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है कितनी बार उसका दिल धड़कता है, तो 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है। और जो धमनी होता है, धमनी वास्तव में क्या होती हैं, अपेक्षाकृत मोटी होती हैं, जबकि सिराएं क्या होती हैं, पतली होती हैं। और इसको नोट कैसे करते हैं, तो 120 बट्टे, अगर BP को नोट करने की बात करेगा तो BP को कैसे नोट करते हैं,
120/80, यानी 120 के रफ्तार से रक्त जाता है और 80 के रफ्तार से रक्त आता है। सिरा जो है कि पतला होता है, इसलिए उसमें क्या लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, जबकि धमनी में वाल्व कोई लगा नहीं होता है। हालांकि सभी बातें इसमें हमने बता दिया। अब देखते हैं हृदय। हृदय वह अंग है, हृदय क्या है, तो हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय किस पेशी से बना होता है, तो कार्डियक पेशी से बना होता है, और हृदय के ऊपर एक झिल्ली कार्य करती है, उस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियक झिल्ली। और इस मानव का हृदय कितने कक्षीय होता है, तो 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद 2 निलय। इसको अगर डिवाइड करेंगे, आलिंद और निलय को अलग करता है कौन सा, तो त्रि मतलब द्विपर्दी वाल्व यहाँ पे लगा है, इधर बायां निलय इधर है दायां निलय, और त्रिपदी कपाट एक होता है, वह आलिंद और निलय को क्या करता है, अलग करता है। हृदय या जो चिकित्सा में हृदय स्पंद को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है, तो स्टेथोस्कोप। और यहाँ से जो है आवाज़ कौन सी आती है, तो लब डब की आवाज़ आती है। आगे देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र यानी मनुष्य के शरीर में कुछ पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ भी हो तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो शरीर क्या हो जाएगा, रोग से ग्रस्त हो जाती है। तो ये क्या है, कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र प्रत्येक दिन क्या करता है, विसर्जन करता है। और मूत्र में 95% से जल और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो मूत्र में गंध क्यों होता है, तो वायु से क्रिया करके यूरिया किस रूप में बन जाती है, अमोनिया के रूप में बन जाती है, इसलिए वहाँ से जो मूत्र जहाँ पे हुआ रहता है वहाँ से क्या होता है, गंध निकलता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है, तो ऐसा से किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने पर की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है और रक्त जो है वृक्क क्या करता है, उसको छानने का काम करता है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है, लेकिन इस प्रकार रक्त के छानन विधि को क्या कहते हैं, अपोहन यानी डायलिसिस कहते हैं। आगे देखते हैं जल और खनिजों का परिवहन। सिंपल बात समझते हैं, जल यानी जाइलम, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा, और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम द्वारा होता है। और जो जल होता है उसमें ऊपर किस विधि द्वारा जाता है, तो हालांकि विधि द्वारा कहेगा तो केशिकत्व द्वारा जाता है, और किसके द्वारा जाता है, तो जाइलम द्वारा ले जाया जाता है। और वहीं खनिज पदार्थों यानी भोजन की बात करें तो भोजन कैसे होता है, तो भोजन फ्लोएम द्वारा पूरे पेड़ पौधे के हर भाग तक फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। फ्लोएम जो द्विदिशीय होता है, जबकि जाइलम क्या होता है, एक दिशीय होता है। जाइलम चैनलों नलियों का सतह जाल बनाता है जो मूलों और तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों को जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल परिवहन करता है। पत्तियां भोजन का प्रकाश का संश्लेषण करती हैं और भोजन के पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। हालांकि इसकी चर्चा हमने अभी ऊपर कर लिया। आगे देखते हैं शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। हम अधिकांश पौधे को 3 संवर्गों में वर्गीकृत करते हैं। शाक मतलब जो साग सब्जी वाले छोटे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ी मतलब कटीली झाड़ी, एवं वृक्ष मतलब बड़े पेड़ पौधे को हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं।
कुछ पौधे शाखाएं तने के आधार पर समीप के से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़ी नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो विसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसपी कहते हैं। जैसे अंगूर की लताएं, पान की लताएं और नेनुआ की लताएं, सरबुतिया की लताएं, करेली की लताएं, ये सब क्या कहलाती हैं? विसपी कहलाती हैं। जबकि कुछ पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। अगर यही लताएं ऊपर पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ गई, इसे क्या कहेंगे? आरोही कहेंगे। ये शाक झाड़ी और पेड़ों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। आगे देखते हैं तना। तना क्या है? तो तना जल में ऊपर की ओर चढ़ता है। जल जो है तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? पर्णवंत कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। और पत्ती की रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। और पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसके मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यह डिजाइन इनके मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है, तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें CO2 लिया जाता है और O2 बाहर निकाला जाता है। उसके बाद देखते हैं जड़। मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी छोटी पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें हम झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। जैसे घास की जड़ें कैसी हैं? तो झकड़ादार जड़ या रेशेदार जड़ होती हैं। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं और यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपिएका आदि को हम खाते हैं। पुष्प। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग पुष्प की पंखुड़ियाँ है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। एक प्रश्न क्या आप सभी लोग बता सकते हो किस रंग का जो है फूल ये पूरे संसार में नहीं पाया जाता? इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर बता सकते हैं। और पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर कहते हैं। एक पुष्प के अंडाशय यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें हम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बीजांड कहते हैं। आगे है मानव शरीर एवं इसकी गतियां। मानव शरीर एवं उसकी गतियां। जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, उदाहरण के लिए जैसे कोहनी, कंधा, गर्दन, इन स्थानों को संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। पहली है खंदुक खल्लिका संधि। कौन सी? कंदुक खल्लिका संधि। इसमें एक गोले की तरह होता है, एक पूरा जो है गोलाकार गड्ढानुमा होता है, उसमें बैठ करके
होता है। जैसे कल्पना कीजिए, यदि कागज़ का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है, कटोरी कंधे हैं के उस भाग के समान जिसे आपका हाथ जुड़ा है, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। इस प्रकार के सभी दिशाओं में इस प्रकार का संधि जो है सभी दिशाओं में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जैसे हाथ जो है जड़ से जब हम कंधे से हिलाते हैं तो पूरा चारों तरफ हिल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, जो है कंदुक हल्का संधि कहेंगे। धुरान संधि क्या होता है, तो यह गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुरांध्र संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। धुरांध्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के रूप में घूमती है। अगली है हिंज संधि। हिंज संधि क्या है, तो जैसे दरवाज़ा एक ही तरफ खोल सकते हो, दूसरे तरफ नहीं खोल सकते, उस ऐसे संधि को हम क्या कहते हैं, हिंज संधि कहते हैं। यानी यह एक दिशा में ही गति होने देता है। जैसे कोहनी में हिंज संधि होती है, घुटनों में कौन सी संधि होती है, तो हिंज संधि होती है। एक होता है अचल संधि। अचल मतलब बिना चलने वाला, यानी हिले डुले नहीं, उसे हम कहते हैं अचल संधि। अचल संधि अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जैसे अब जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य कौन सी संधि है, तो अचल संधि है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के अस्थियों की आकृति का पता चलता है, उससे हमको देख लेते हैं कि ये टूटा फूटा तो नहीं है, सब चीज़ सही है। आगे अंगुलियां, अपने अंगुलियों को मोड़िए। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। आगे है पसलियाँ। पसलियाँ विशेष रूप से मोड़ी हुई हैं, वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस संकी रूपी बक्से पसली पिंजर कहते हैं। जैसे सीने में हड्डी जो है, यहाँ पे पसली आकर के बिल्कुल ऐसे क्या है, मुड़ मुड़ के है, इसी के अंदर हृदय मतलब मेन जो काम है शरीर का फैक्ट्री वाला, वो पूरा इसी में के अंदर स्थित है। मेरुदंड क्या है, तो यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड में 33 कशेरुका कितने कशेरुकाओं से बना होता है, तो 33 कशेरुकाओं से बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। आगे देखते खोपड़ी। खोपड़ी अनेक अस्थियों से एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है, जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें हम मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। यानी हड्डी से थोड़ी कम मजबूत को क्या कहते हैं, उपास्थि। कान के ऊपरी भाग में कौन क्या पाया जाता है, तो उपास्थि पाई जाती है। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। एक दूसरे से छूकर देखिए, क्या आपको उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। अब देखते हैं जंतुओं की चाल। पहला है केचुआ। केचुओं का शरीर एक दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं, जो इसे चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक यानी बाल जैसी आकृतियां होती हैं। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। कभी केचुआ निकालना देखो, पूरा पावर लगाते थे, फिर भी जाके निकलता है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खा लेता है और उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है, जो कि पौधों को फायदा पहुंचाता है। केचुआ रहने से ऑक्सीजन यानी हवा जो है गैसें पृथ्वी के अंदर जा सकती है, जिससे जो है पेड़ पौधे में वृद्धि अच्छी तरह से हो पाता है। और केचुओं को जो है किसान का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसान का मित्र भी कहते हैं।
आगे देखते हैं घोंघा। घोंघा क्या है, तो इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है जिसे हम कवच कहते हैं, और यह घोंघे का बाह्य कंकाल होता है। कोई भी जानवर दो कंकाल से बना होता है, एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। जिसको छूने से जो है मजबूती लगे वह होता है बाह्य कंकाल, जैसे घोंघा, केकड़ा, कछुआ, बिच्छू, मच्छर। ये सभी में कौन सा कंकाल पाए जाते हैं, चींटी, बाह्य कंकाल। और जिसके छूने से नरम लगे तो उनमें कौन सा कंकाल पाए जाते हैं, तो आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर, गाय, भैंस, ये सब में कौन सा कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल होता है। आगे देखते हैं तिलचट्टा। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। और इसके वक्ष से 2 जोड़े पंख भी होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े तथा एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। उसके बाद देखते हैं पक्षी। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं और उड़ते भी हैं। इसलिए पक्षी उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए क्या है, अनुकूलित है। उनके हालांकि पक्षियों का चैप्टर अच्छे से ईवीएस में पूछा जाता है। साइंस में जितना पूछा जाता है उतने ही चीज़ को हम क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की एवं मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं एवं अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने में वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में क्या करती हैं, सहायक होती हैं। आगे देखते हैं मछली। मछली नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है। मछली का सिर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की आकृति जैसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं, यानी पर भी होता और पंख भी होता है। तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करती हैं। गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह एक विशेष अरित्र यानी फ्लाइपर पहनते हैं, जो इन्हें जल में तैरने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आगे देखते हैं सर्प। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ छेड़ एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर क्यों ना हो। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियाँ एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसके आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल सकता। एक कमर मटका के चलता है। इसे सरीसृप भी कहा जाता है। जो कमर मटका के चले उसे हम क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। कुछ मरुस्थलीय आवास। मरुस्थल क्या होता है, जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, वर्षा कम होती हैं, बालू पाए जाते हैं, खेती होती नहीं है। वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं। कटीली झाड़ियों में पत्ती नहीं पाई जाती हैं। पत्ती क्यों नहीं पाई जाती, ताकि वाष्पोत्सर्जन ना ज़्यादा हो, इसलिए मरुस्थल के पौधों में पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं और पत्तियाँ ही कांटे का रूप ले लेती हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन में तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं एवं रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां
या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं, हालांकि जो अभी हमने सारे पॉइंट को बता दिया है उसी को हम एक बार फिर रिवीजन करते हुए चलते हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किससे होता है, तो तने में होता है, और तना एक मोटी परत से ढका होता है जिससे पौधों का जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। उसके बाद देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर्वत पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाती है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। यानी जिस प्रकार की जहाँ की परिस्थिति रहती है वो वहाँ पे वैसे ही जानवर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कुछ जलीय आवास। जैसे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। और व्हेल और डॉल्फिन ये दोनों स्तनधारी जीव होते हैं। मछली के अलावा, यानी मछली के अंतर्गत तो आते ही हैं, लेकिन इनको रखा किसके अंतर्गत जाता है, तो स्तनधारी के अंतर्गत रखा जाता है। जिसके भी कान बाहर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं उसे वह जो है कौन से होते हैं, यानी दूध पिलाने वाले होते हैं, यानी पिंडज होते हैं। आगे देखते हैं मृदा। मृदा अनेक परतों से बनी होती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैल चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, तो अपक्षय कहलाता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा की परिच्छेदिका कहलाती है। जो मृदा की ऊर्ध्वाधर काट होती है उसे क्या कहलाती है, तो परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। ये परतें सस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के किनारे खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली सस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, संरद्र, अधिक जल को धारण करने वाली होती हैं। इसे शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थित कहते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में रहती है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है। पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों की जो है पुनर्जनन या उसको कहते हैं अंकुरण के लिए ह्यूमस अति आवश्यक होता है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। ये परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संहत यानी घनी होती है। विसंस्तर स्थिति मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी संस्तर स्थित कहलाती है जो दरारों और विदरों युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है।
उपजाऊ मिट्टी सबसे ऊपरी परत वाली ही होती है, उसी में ह्यूमस पाया जाता है और ह्यूमस एक प्रकार से पेड़ पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मृदा के प्रकार, अब देखते हैं मृदा के प्रकार। शैल कणों ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे हम बलुई मिट्टी कहते हैं। यदि बारीक यानी सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बहुत बड़े छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है उसे हम दोमटी मृदा कहते हैं। यानी बड़े और छोटे की समान मात्रा में उसे क्या कहते हैं, दोमटी मृदा कहते हैं। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे होते हैं। बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है तो चिकनी मिट्टी में। अगला पॉइंट है, पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा शीर्ष मृदा दोमट है। दोमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती हैं। अब देखते हैं मृदा और फसलें। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है और ये कुछ जलवायु यानी जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा को परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। मृणमय और दोमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों के खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती हैं। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिनमें से जल निकासी आसानी से हो जाती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। अगला है पॉइंट, जीवों में श्वसन। कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों में की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगला है, ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ईस्ट एक कोशिक जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका शराब यानी वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। ऐसी स्थितियों में पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करती द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल
और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन जो उत्पन्न करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काम करते हुए जो हमें थकान होती है या मांसपेशियों में ऐंठन होती है तो वहाँ पे कौन सा अम्ल आ जाता है, तो लैक्टिक अम्ल आ जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया नासा मार्ग, नासा छिद्र, एपिग्लोटिस, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, डायफ्राम, यहाँ से जो ऑक्सीजन ऐसे प्रकार ऑक्सीजन आता है, CO2 जो है। फिर अभी ब्लड जब मैंने पढ़ा तो उसमें से अच्छी तरह बताया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक ले जाता है और पूरे शरीर से शिराएं द्वारा CO2 को फिर हृदय में ले आया जाता है और जिससे वह फेफड़े से जुड़ा होता है और वहाँ से ऑक्सीजन CO2 फिर बाहर निकाले जाती है। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध मृदा वायु को बाहर निकालना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार श्वसन करता है। अधिक व्यायाम करने वाले 25 बार श्वसन लेते हैं और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। श्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब इसी गैस को बाहर निकालते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन हो जाता है और 4.4% CO2 गैस हो जाती है यानी बन जाती है। आगे है पादप में जनन। सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। आगे है जनन की विधियाँ। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियाँ होती हैं। एक बात पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। पुष्प पादन में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या दोनों जनन अंग हो सकते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। वे अलैंगिक जनन जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है इसीलिए इसे कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे शकरकंद हो गया और डलिया यानी डहेलिया हो गया, ये सभी की जड़ें भी जो है क्या करती हैं? नए पादप को जन्म दे सकती हैं। आगे है कैक्टस। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग हैं जो मुख्य पादप से अलग यानी विलग्न हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बीज उत्पन्न होते हैं। आगे है मुकुलन। मुकुलन द्वारा भी जनन होता है। मुकुलन जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा, मुकुलन एक जीव है, ये आपस में तोड़ फोड़ के ही जनन क्रिया करता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं और आपस में टूट टूट करके ऐसे जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक नए मुकुलन तैयार हो जाते हैं।
ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलोप होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं क्या करती हैं, बन जाती हैं। आगे है खंडन। खंडन विधि द्वारा कैसे जनन होता है? और जनन मतलब अपने समान ही क्या करना है, संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। खंडन विधि द्वारा भी जनन होता है। जैसे आपने तालाबों और ठहरे हुए पानी में जलाशयों में हरे रंग के कुछ अवपंखी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे, ये शैवाल होते हैं। और शैवाल में कैसे होता है? तो मुकुलन द्वारा जो है, खंडन विधि द्वारा क्या होता है, जन्म होता है। बीजाणु निर्माण। डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए, जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वायु में तैरते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। आगे है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पुष्प पादप में जनन अंग होते हैं, जैसे पुंकेसर नर जनन अंग है, स्त्री केसर मादा जनन अंग है। ऐसे पुष्प जिनमें तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी कहलाते हैं, और जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं उसे हम द्विलिंगी कहलाते हैं। कुछ पौधे एक लिंगी होते हैं, कुछ पौधे द्विलिंगी होते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरे के पौधे एक लिंगी होते हैं, इसीलिए कभी कभी देखा जाता है कुछ पौधे जो है इसके होते हैं उस पर फल नहीं लगते हैं। इसका क्या कारण है कि उस पर जो है नर या मादा में से किसी एक का उसमें जो है युग्मक नहीं मिलता है। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे द्विलिंगी वृक्ष हैं, यानी पुष्प हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरे ये सभी एक लिंगी पौधे हैं, और सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये सभी क्या हैं, तो द्विलिंगी पौधे हैं। आगे है परागकोश में परागण होते हैं, जो नर युग्मों को क्या करते हैं, बनाते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में ही होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। आगे है परागण। परागण हल्के होते हैं, यह वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जा सकते हैं। परागण कैसे कैसे होता है, तो परागण हल्के होते हैं, इसे जल द्वारा बहाकर ले जाए या वायु द्वारा या किसी जानवरों द्वारा चला जाता है। जैसे इस फिगर में देख रहे हो, पर परागण, स्व परागण। अगर स्वयं में ही परागण हो जाता रहा है तो वहाँ पर स्व परागण होता है, और वहीं दूसरे फूल पर जाकर परागण होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। परागकणों अथवा परागकोश से पुष्प के वर्तिकान पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प पर होता है तो उसे स्वपरागण, और दूसरे पुष्प पर होता है तो परपरागण कहलाता है। आगे है निषेचन। नर अथवा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मनज प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है।
जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तब उसके बाद जो है, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलेत हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलेत होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। और जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, ये सब के अंदर कैसा निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मछली हो गया, स्टारफिश हो गए, ये सभी के में कैसे होते हैं, तो बाह्य निषेचन होता है। अब देखते हैं फल और बीज। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। बीज प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे है जंतुओं में जनन। नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न यानी लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लागो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। आगे देखते हैं मादा जनन अंग। हालांकि एक वीडियो हम डिटेल से बनाए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से भी देख सकते हैं। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय यानी अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी जिसको कहते हैं तथा गर्भाशय होता है। गर्भाशय क्या है, जिसमें बच्चा जो है बड़ा होता है, रहता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाउड़ या डिंब कहते हैं। मादा स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से यानी प्रत्येक महीने किसी एक अंडाशय से विकसित अंडाउड़ अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। सबसे विशाल क्या होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद भ्रूण परिवर्धन। भ्रूण परिवर्धन कैसे होता है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में क्या होता है, परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं, तो भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या करती है, जन्म देती है। आगे देखते हैं जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है, तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से
केवल आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। विषाणु क्या है? तो विषाणु को वायरस भी कहते हैं इंग्लिश में। यह भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु कुछ सामान्य रोग जैसे कि सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं खांसी, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण यानी स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु कैसे रहते हैं? तो समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग भी हमारे दैनिक जीवन में है। जैसे सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जा रहा है। और जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जीवाणु ईस्ट चावल के आटे कीटोन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनाए जाते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूँ, चावल, जौ, फलों के रस से उपस्थित प्राकृतिक शर्करा के में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन समान रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका यानी वैक्सीन है। सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। कुछ हानिकारक भी सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को हम या रोगाणु को रोगजनक कहते हैं। सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को क्या करते हैं? संदूषित करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोग ये निम्न है, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुखाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग आदि। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के
रोगवाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी आदि। देखते हैं मानव रोग एवं रोग कारक सूक्ष्म जीव। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। खसरा वायरस द्वारा, चिकन पॉक्स वायरस द्वारा, पोलियो वायरस द्वारा, हैजा जीवाणु द्वारा, टाइफाइड जीवाणु द्वारा, हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अब देखते हैं जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर में मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग के क्या हैं? कारक हैं। उसके बाद देखते हैं खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति में भयंकर क्या होती हैं? भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। नमक द्वारा परिरक्षण। समान नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मांस का एवं मछली के परिरक्षण के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो नमक। काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड समान परिरक्षक हैं। उसके बाद देखते हैं कोशिका। कोशिका अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों के जोड़कर भवन का निर्माण करता है, उसी प्रकार बहुत सारे कोशिका को मिलाकर के ऊतक बनता है। कई सारे ऊतक मिलकर के सारे अंग तंत्र बनता है। कई सारे अंग तंत्र मिलकर के क्या बनता है? तो शरीर बनता है। मनुष्य के कई खराब कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। सजीवों में कोशिका का साइज कितना होता है? तो 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर होता है। कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु कुछ अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। आगे देखते हैं कोशिका के भाग। कोशिका के झिल्ली कोशिका के मूल घटक है। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक है। कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका के अंदर झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जैसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं,
और कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं को की सुरक्षा करने में क्या है, सहायक है। आगे कोशिका द्रव्य, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं, राइबोसोम इत्यादि। कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाए जाते हैं। केंद्रक यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रकावर आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संरद्र होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों के जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी हैं तो संभव कि आपकी आंख भी क्या होगी, भूरी होगी। यदि माताजी की घुघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके भी बाल क्या हों, घुघराले हों। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं को वाले जीव प्रोकैरियोटस कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोटिक्स कहलाते हैं। ट्रांडेस्किया पत्ती की कोशिकाओं को आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छितरी रहती हैं। इन्हें हम प्लेइस्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। आगे देखते हैं किशोरावस्था एवं यौनावस्था। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था में लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 एवं 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व आरंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती हैं। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत देती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वसड़ यानी पौरुष हार्मोन एवं टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। स्रावी ग्रंथियां हार्मोन एवं रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है।
जब किशोरों के वृषण अथवा अंडाशय के युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। ऋतुस्राव क्या होता है? तो ऋतुस्राव 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजोदर्शन क्या है? तो पहली बार जब ऋतुस्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव रुक जाने को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। आगे है लिंग निर्धारण। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में लिंग निर्धारण। देखो, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, महिला में XX होते हैं और पुरुष में XY। प्रश्न पूछा जाता है कि लिंग का निर्धारण किस पर किया जाता है? माता पर या पुरुष पर? तो पुरुष पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। और सभी मनुष्यों की कोशिकाओं में केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं जिन्हें XY कहते हैं। स्त्री के 2 गुणसूत्र XX होते हैं जबकि पुरुष में XY एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेध करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। यानी नर में XY पाए जाते हैं गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं।